नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। 56 वर्ष पहले जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि खून पसीने से सींची गई उनकी इस पार्टी में एक दिन दरार पड़ जाएगी। दरार भी ऐसी जो पार्टी को विभाजन के कगार पर लाकर खड़ा कर देगी, और इसके लिए उनका कोई दुश्मन या प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि अपना खुद का इकलौता बेटा जिम्मेदार होगा। ये तो हम सब जानते हैं कि बाला साहब ने अपने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, न ही उन्हें कभी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा रही और न ही कभी देश का प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि दुनिया का कोई मंत्री पद उन्हें ऐसी पावर प्रदान नहीं कर सकता जैसी उन्हें शिवसेना प्रदान करती है। उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से आभास था कि उनकी असली ताकत कोई सरकारी पद नहीं बल्कि शिवसेना है। शिवसेना का वो आम कार्यकर्ता है जो उनकी केवल एक आवाज पर हवाई चप्पल पहने सड़क पर उतर आता है। और उन्हें ये भी पता था कि एक कार्यकर्ता उनके पीछे केवल इसलिए नहीं आता क्योंकि वो शिवसेना के सुप्रीमो हैं, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि वो उनकी हिंदुत्ववादी विचारधारा में अटूट विश्वास रखता है। यही कारण था कि शिवसेना प्रमुख के रूप में अपने 46 वर्ष लंबे कार्यकाल में उन्होंने एक बार भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। चाहे उनकी सरकार रहे या गिर जाए, चाहे उनका मुख्यमंत्री बने या ना बने, इन चीजों के लिए उन्होंने कभी भी अपनी विचारधारा को सूली पर नहीं चढ़ाया, क्योंकि वो जानते थे कि जिस दिन सत्ता के लिए उन्होंने ऐसा किया, उनकी असली ताकत, उनका कार्यकर्ता उनसे रूठ जाएगा और उसी दिन से शिवसेना पतन के मार्ग पर चल निकलेगी। 2019 के महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना दोनों को ही पिछली बार के मुकाबले कम सीट प्राप्त होती हैं। जहां बीजेपी को 105 सीट्स मिलती हैं, वहीं शिवसेना तो केवल 56 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। वैसे तो राजनीति में ऐसा कोई नियम नहीं होता, लेकिन फिर भी अंकगणित के हिसाब से अब महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई दशकों से सीएम बनने के सपने देख रहे उद्धव ठाकरे 56 सीटों के बल पर महाराष्ट्र की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठना चाहते थे, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो शायद उनको ये डर सता रहा था कि यदि इस बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के पास चली गई तो कहीं महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर शिवसेना और खास तौर पर ठाकरे परिवार की पकड़ कहीं कमजोर न पड़ जाए। महाराष्ट्र की इस पॉलिटिकल फिल्म में उद्धव हीरो बनना चाहते थे, साइड हीरो नहीं, और अपनी इसी लालसा में उन्होंने अपने पिता के मूल्यों के विरुद्ध अपना सबसे पहला कदम उठाया। बीजेपी को पावर से दूर रखने की जल्दबाजी में उद्धव ने महाराष्ट्र की तथाकथित सेकुलर शक्तियों के साथ हाथ मिला लिया, और ऐसा करते समय उन्होंने उन मराठी वोटर्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं की जो पिछले 4 दशकों से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को पूजते आ रहे थे। बाला साहब के इन कट्टर समर्थकों की भावनाओं का सौदा करते हुए उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई और महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री बन बैठे। उद्धव के इस निर्णय से एक आम शिव सैनिक बहुत ज्यादा आहत हुआ था और दर्द के मारे जोर जोर से रो भी रहा था, लेकिन अब एक बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठ चुके उद्धव के कानों तक उसकी पुकार नहीं पहुंच पा रही थी। बीजेपी को शक्तिहीन करने के अलावा उद्धव के इस निर्णय के पीछे 3 कारण और हो सकते हैं। पहला ये कि उनको इस बात का आभास हो ही नहीं पाया कि अपने पिता की विचारधारा से दूर जाना पार्टी की रैंक एंड फाइल को बिल्कुल भी रास नहीं आएगा। दूसरा ये कि सीएम बनने से बहुत पहले ही उद्धव अपने संगठन से काफी दूर जा चुके थे, और इसीलिए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उनके इस निर्णय से पार्टी की रैंक एंड फाइल आखिर क्या सोचेगी। या फिर तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि उद्धव को ऐसा लग रहा हो क्योंकि उनके नाम में ठाकरे लगा हुआ है, इसलिए शिवसेना नहीं बल्कि ठाकरे सेना है। उनके पिता की बनाई गई ये पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बल्कि उनकी अपनी पारिवारिक धरोहर है। खैर, अब काफी देर हो चुकी थी। कारण जो भी रहा हो, अब वो पूरी तरह बेमानी हो चुका था। उद्धव के इस निर्णय से पार्टी में काफी ज्यादा असंतोष था, और सतारा में जन्मा एक पूर्व ऑटो ड्राइवर इस असंतोष के ऊपर विद्रोह का बांध खड़ा करना शुरू कर चुका था।
जो लोग कभी शिवसेना के जानी दुश्मन रहे थे उनसे हाथ मिला उद्धव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन अभी भी उनका मन पूरी तरह नहीं भरा था। उद्धव जिस डाल पर बैठे थे उसमें अभी थोड़ी सी जान बाकी थी और वो उसे पूरी तरह काट देना चाहते थे। कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनाए गए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के मुखिया के रूप में अब उद्धव अपने पूरे दिलो जान से आरएसएस और बीजेपी का उपहास उड़ाने में लग जाते हैं। शिवसेना का अखबार सामना अब नियमित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जमकर निशाना बनाने लगता है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाना एक बात है, लेकिन पत्रकारों, एक्टर्स और यहाँ तक कि यूट्यूबर्स को निशाना बनाना एक दूसरी और बहुत ही ऊंची बात। अब उद्धव उनके खिलाफ कुछ भी बोलने वाले लोगों के ऊपर एक तानाशाह की तरह कार्यवाही करने का मन बना चुके थे। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद अपने चैनल के ऊपर दिन रात उनकी आलोचना करने वाले अर्नब गोस्वामी को उद्धव की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और पूरे 15 दिनों के लिए जेल में डाल उनको खूब प्रताड़ित भी किया जाता है। जब मुझे अलीबाग से तलोजा ले जाया जा रहा था और जिस दिन सुबह मुझे पीटते पीटते उन्हें बहुत मजा आ रहा था। इस पूरे मामले में विडंबना ये थी कि ये सब उस शिवसेना के शासनकाल में हो रहा था जो शिवसेना सामना अखबार में अपने प्रतिद्वंदियों के लिए दशकों से अत्यंत अपमानजनक बोल छापती आ रही थी। और उद्धव के इसी कदम से पहली बार ये साबित हुआ कि उनको अपने पिता से अपना नाम तो विरासत में जरूर मिल गया, लेकिन उनके जैसी बुद्धिमत्ता नहीं मिल पाई। पत्रकार तो पत्रकार, उद्धव ने उनकी आलोचना करने वाले कलाकारों तक को नहीं बख्शा। कड़वाहट और शिष्टाचार की सारी मर्यादाएं लांघते हुए उनकी बीएमसी ने कंगना रनावत के ऑफिस के ऊपर बुलडोजर चला डाला। सत्ता के नशे में उद्धव इतने ज्यादा चूर हो गए कि उनके और उनके बेटे के खिलाफ बोलने वाले यूट्यूबर्स को भी अब उनकी पुलिस दूसरे राज्यों में जाके गिरफ्तार करने लगी। और मुझे बहुत सारे लोग ये बार बार बोले जा रहे क्या हुआ अंदर। मुझे नहीं अपना टुकड़ा रोना और मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, इसीलिए ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अब महाराष्ट्र का सारा अपराध, बाकी सारी समस्याएं पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं और अब महाराष्ट्र पुलिस को केवल उद्धव जी और उनके परिवार के मान की रक्षा करने का ही काम रह गया है। नया मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और उद्धव तो नए सेक्युलर बने थे। इस समय तक भी एक आम शिवसैनिक किसी तरह उद्धव को अपना नेता मान रहा था, लेकिन सेक्युलरिज्म के इस पाखंड की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब वीर मराठा शिवाजी महाराज की धरती पर जय श्री राम बोलने के लिए उद्धव के गृह मंत्री पुलिस एक्शन की धमकी देने लगे। बाला साहब की विचारधारा को तार तार करने की सारी हदें तो तब पार हो गईं जब सामना में खुलकर आर्टिकल 370 को हटाए जाने का विरोध किया गया, जब कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द के ऊपर बनी एकमात्र फिल्म को उद्धव के जिगरी संजय राउत द्वारा निशाना बनाया गया। कश्मीर की स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई और हमारे जो दिल्ली के प्रमुख लोग हैं वो फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं। कभी कश्मीर फाइल का प्रमोशन होता है, कभी पृथ्वीराज का प्रमोशन होता है। शिवसेना के एमएलए ये सब देख रहे थे और उनके अंदर सुलग रहा गुस्सा अब धीरे धीरे उबाल मारना शुरू कर रहा था। अब आप कहेंगे कि उद्धव तो अपनी पार्टी को रीइन्वेंट कर रहे थे और इसमें क्या गलत है, लेकिन समस्या यही है कि उन्होंने पार्टी को रीइन्वेंट करने का प्रयास कभी नहीं किया, बल्कि पवार और गांधियों को खुश करने के लिए, खुद को एक लिबरल दिखाने के लिए एक के बाद एक तुगलकी फरमान सुनाने शुरू कर दिए। उद्धव को दुनिया का बेस्ट सीएम बताने वाले मुंबई के एलीट वामपंथियों को कभी कंगना का टूटा हुआ ऑफिस दिखाई नहीं दिया। उन लड़कों के रोते बिलखते माँ बाप कभी दिखाई नहीं दिए जिन्हें बस इसलिए जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने उद्धव परिवार के ऊपर कोई पोस्ट या वीडियो शेयर किया था। उद्धव ठाकरे तो बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक वोक बनने का दिखावा कर रहे थे, क्योंकि अगर सच में उनका हृदय परिवर्तन हुआ होता, अगर वो सच में एक सेक्युलर बन गए होते तो उनको उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता जब बीजेपी ने उनके ऊपर अपने पिता के मूल्यों का सौदा करने का आरोप लगाते हुए एक कैंपेन चलाया। और इस कैंपेन से उद्धव को केवल फर्क ही नहीं पड़ा बल्कि वो घबरा भी गए और आनन फानन में अपना बचाव करते हुए खुद को हिंदुत्व का सिपाही डिक्लेयर कर दिया। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व अलग है, बीजेपी अलग है, तो हम बीजेपी से अलग हुए हैं, हिंदुत्व से नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने श्रवण रूपी सुपुत्र को अयोध्या की यात्रा पर भेज दिया। हमारे लिए
दिल्ली है। हम आप तो देख रहे हैं कि हम गए कई साल आते रहे हैं, 2018 हो 19 हो, 2018 में जब पहली बार आए थे तब यही कहा था, पहले मंदिर फिर सरकार। एक तरफ तो उद्धव के लिए शिव सैनिकों के मन में विरोध की ज्वाला बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ संजय राउत जैसे बेलगाम बड़बोले अपनी जुबान की कुप्पी से उसमें घी डालने का काम कर रहे थे। क्या आपकी सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आपने कोई कदम उठाए? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हैं? एक बात जो शिवसेना के नेताओं के गले कतई नहीं उतरी वो था उद्धव का अपने परिवार के प्रति अति मोह। पार्टी में एक से बढ़कर एक अनुभवी नेता होने के बावजूद भी उद्धव ने अपने सुपुत्र को टूरिज्म और एनवायरनमेंट जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय दे डाले। अपने 32 वर्षीय बेटे को महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बना डाला। ये बात उस शिव सैनिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जो 20 साल धक्के खाने के बाद MLA बना था और अब पिछले 10 साल से मंत्री बनने का इंतजार कर रहा था। यदि उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसने दिन रात मेहनत करके चुनाव रूपी दूध बिलोया और मलाई को राजकुमार चट कर गया। शिवसेना की रैंक एंड फाइल दिन ब दिन उद्धव, उनके निर्णयों और उनके आसपास रहने वाले संजय राउत जैसे शेख चिल्लियों से उगती जा रही थी। उसके अंदर रोष पैदा हो रहा था और उद्धव को इसकी जरा सी भी भनक नहीं थी। वो तो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह अपने आंख नाक कान सब बंद किए बैठे थे। महाराष्ट्र का सबसे पावरफुल आदमी होने के बावजूद भी बाला साहब ने अपने जो दरवाजे एक आम कार्यकर्ता के लिए कभी बंद नहीं होने दिए, उन दरवाजों के ऊपर उद्धव ने ताला टांग दिया। एकनाथ शिंदे को यह सब दिखाई दे रहा था। वो महाराष्ट्र के आम कार्यकर्ता के बीच उठते बैठते थे और उन्हें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शिकायतें ही सुनाई दे रही थीं। उनके नाम में ठाकरे भले ही ना लगा हो, लेकिन वो बाला साहब के मूल्यों को ऐसे सूली पर चढ़ते हुए देख चुपचाप नहीं बैठ सकते थे। अपने एसी ऑफिस में बैठे उद्धव अपने लिए बॉलीवुड से की जाने वाली ट्वीट्स पढ़ पढ़ के खुश होते रहे और वहीं गलियों में रहने वाले एकनाथ शिंदे उनकी नाक के ठीक नीचे से पार्टी के पूरे 50 MLA ले उड़े। वो रिक्शा मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, रिक्शा ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये सरकार जो है ये सर्वसामान्य लोगों के लिए सरकार है। शिंदे ने बिना कोई आवाज किए उद्धव के नीचे से उनकी कुर्सी निकाल दी और अब वो शायद उन्हें और उनके सुपुत्र को पार्टी से भी निकाल दें। और यदि ऐसा हुआ तो विश्वास कीजिए इससे शिवसेना का भला ही होगा, बुरा नहीं। उद्धव के साथ जो हुआ वो उन सब नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो अपने आखिरी नाम की वजह से मिले सौभाग्य को अपना अधिकार समझ लेते हैं। उनको ये समझना होगा कि उनका आखिरी नाम उनको दूसरों के मुकाबले एक ऊंची पोजीशन तो दिलवा सकता है, लेकिन उस पोजीशन पर बने रहने में उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। लगातार लालू परिवार पूरा बिहार लालू परिवार क्या कर लोगे? औकात क्या तुम लोग? तमाशा जो तुम लोग कर रहे हो, नौटंकी जो कर रहे हो यहाँ पे। बाला साहब इन बातों को बहुत अच्छे से समझते थे, लेकिन फिर भी पुत्र मोह में एक गलती तो उनसे भी हो ही गई। उन्होंने शिवसेना की कमान अपने पुत्र को दे दी। अगर अपने भतीजे को दी होती तो शायद इस वीडियो को बनाने की नौबत ही ना आती। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा मन टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा।